हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर का अगला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम रिजोल्यूशन को दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि पिछले उसमें हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे और डेफिनेशंस बता दी थी और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बता दिए थे। तो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कंटिन्यूड। तो हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में बताया था। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होता है? एक वेक्टर के दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट, जिससे कि जब हम उन कंपोनेंट को लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा करके ऐड करें तो वो क्या बनाए? तो वो कंपोनेंट बनाएंगे एक रेक्टेंगल। इसीलिए इनका नाम क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये एंगल मान लो थीटा है, तो हमने बताया था आपको थीटा के साथ वाला कॉस और दूसरा वाला साइन। ये वेक्टर ए है, ए के दो कंपोनेंट हो गए। अगर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको एक्स एक्सिस एज्यूम कर लूँ, इसको वाई एक्सिस एज्यूम कर लूँ, जैसे मैंने किया था, तो इधर का यूनिट वेक्टर आई हो गया, इधर का जे हो गया। तो हम वेक्टर ए को कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, यानी ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे। ए कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर को। कोई पूछे वेक्टर कैसे लिखा जाएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कंपोनेंट्स हमारे यही हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है? कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है? ए साइन थीटा। तो टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्या होगा? वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट अपॉन एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम पिछले उसमें पढ़ चुके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसका यूज़ ज़्यादा होना है। तो ऐसे याद रखते हैं। देखो, थीटा के सामने वाला, थीटा के साथ वाला कॉस, थीटा के सामने वाला साइन, थीटा के सामने साइन, थीटा के साथ कॉस। एक याद कर लो, थीटा के साथ कॉस होता है बस, दूसरा तो ऑटोमेटिकली साइन हो जाएगा। तो ये बेस्ट तरीका है। आज हम जनरल जो रेजोल्यूशन जनरल है वो करेंगे। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने किया था पहला पार्ट, अब दूसरा पार्ट आज करेंगे जनरल। तो जनरल जो रेजोल्यूशन है उसमें क्या है कि वेक्टर ए के कंपोनेंट तो करने हैं हमें, लेकिन वो दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर होंगी ऐसी कोई गारंटी नहीं। एक इधर हो सकती है, दूसरी इधर भी हो सकती है। ये एंगल अल्फा हो सकता है, ये एंगल बीटा हो सकता है। ये वेक्टर ए है। लेकिन हम अपनी उसी बात पर रहेंगे कि जब भी हम रिजोल्यूशन करते हैं तो जो रिजल्ट कंपोनेंट हैं उनको ऐड करने पे ये वेक्टर आना चाहिए, यानी वो कंपोनेंट मिलकर के एक पैरेललोग्राम बनाने चाहिए, और ये ओरिजिनल जो वेक्टर ए है ये उस पैरेललोग्राम के डायगोनल पे होना चाहिए। तो हम क्या करें, जो गिवन डायरेक्शन है उनके पैरेलल इस वेक्टर के एंड से दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक इसके पैरेलल और एक इसके पैरेलल। ऐसा करने से क्या हुआ, ये नाम कुछ भी डाल देते, मान लो ये ओ पी वैक्टर है, ए वेक्टर का लेंथ के हिसाब से ओ पी है, इसको मैं एम बोल देता हूँ, इसको एन बोल देता हूँ।
तो इसको वैसे A1 हम बोल रहे थे, इसको हम A2 बोल रहे थे अभी तक। ठीक है, एक्स और वाई तो है नहीं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो 1 और 2 के नाम से मैंने उसको बोल दिया। तो अब हमें समझ में आ गया कि ये ही दो कंपोनेंट्स होंगे A1 और A2, क्योंकि इनको पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करने पर उनका रिजल्टेंट इसके बराबर, क्योंकि इन दोनों से बनने वाले पैरेललोग्राम का डायगोनल A हो। ठीक है, तो हम इसको जो है थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, जो कंपोनेंट्स हमें दिख रहे हैं। अब बात यह है कि फाइंड कैसे करेंगे। चूंकि हम साइन रूल पढ़ चुके हैं, तो अगर चाहें तो हम साइन रूल से भी कर सकते हैं इसको। कैसे? साइन रूल ही लगेगा यहाँ। ये A1 है, ये अल्फा, ये बीटा। फ्रॉम साइन रूल, ये अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा। A1 अपॉन A1 के सामने कौन सा एंगल है? बीटा, साइन बीटा। और ये A2, यानी ये भी A2 हो गया। तो A2 के सामने कौन सा एंगल है? अल्फा, तो A2 अपॉन साइन अल्फा। और A के सामने एंगल क्या है? 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अपॉन A अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब कोई कहेगा कि A1 कितना होगा, तो इसको और इसको ले लूंगा तो A1 निकल आएगा। तो A1 इजिकल टू क्या आ जाएगा? साइन बीटा इधर आ जाएगा, साइन बीटा अपॉन A1 इजिकल टू A साइन बीटा अपॉन साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा। ऐसे ही A2 अगर निकालूंगा तो इस वाले से और इस वाले से हो जाएगा A साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ये जनरल फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हैं रिजोल्यूशंस के ऊपर। इसके बाद हमारा काम यही होगा कि रिजोल्यूशन का यूज करना भी सीखेंगे। अब जरा देखो, इसी में देखो, जो भी A1 निकालना है तो उसके सामने वाला एंगल यूज होगा, A के साथ उसके सामने वाले एंगल का साइन आएगा। A2 निकालना है, ये चाहिए तो उसे ये, अगर अब ये तो हम डायरेक्ट बनाते नहीं, वहां तो डायरेक्ट ये बना होता है, ये डायरेक्शन होते हैं। तो हम कहेंगे जो वेक्टर हमें निकालना है दूसरा वाला एंगल इसके लिए यूज होगा। जैसे A1 निकालना था तो बीटा आया, और A2 निकालना तो अल्फा। नीचे बाकी सब चीज तो सेम है। तो ये बस अगर ध्यान रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी, कभी भूलोगे नहीं फॉर्मूलों को। कॉमन बात दोनों में लगनी है, बस A1 के सामने ये वाला एंगल का साइन, A2 के सामने इस वाले एंगल का साइन, बस इतना याद रखना। अब इसको अगर रेक्टेंगुलर बनाना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो, और अल्फा को मेन एंगल मान लो, बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, तो A1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A साइन 90 माइनस अल्फा साइन 90 अपॉन में आ गया। साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है? कॉस अल्फा, और साइन 90 क्या होता है? 1, A कॉस अल्फा। ऐसे ही A2 क्या आ जाएगा? A साइन अल्फा। वही आगे जो तुम्हारे पहले थे साइन और कॉस, तो अल्फा प्लस बीटा को 90 करते ही वो सेम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आने लग जाते हैं। तो ये समझना था, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसके बाद इनकी एप्लीकेशंस की, क्योंकि अब एप्लीकेशंस ही बची हैं, फॉर्मूले ज़्यादातर हो चुके हैं इसमें। तो एप्लीकेशंस के लिए हम आपको बता दें, जो रेजोल्यूशन का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, चलो एक तो पहले जनरल का क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन का। क्वेश्चन ये था, ये यूपीट्यू में भी आया हुआ है
और मेरे ख्याल से एक मेडिकल के किसी एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। उसने कहा कि ये एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। वो कह रहा है कि इस वेक्टर ए के दो कंपोनेंट बताओ, एक इस डायरेक्शन में आए और दूसरा इस डायरेक्शन में आए। डायरेक्शन दे दी, एंगल दे दिया तो डायरेक्शन दे दी। तो एक तो फॉर्मूले से तो कर दोगे, लेकिन समझ के करो चीज़ों को। हमने क्या कही थी, जब डायरेक्शन दिए तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, पैरेललोग्राम बनाना। अब बच्चे क्या करते हैं मैं बता दूं, क्या करेंगे साहब, ये थीटा के साथ 30 ये कॉस 30 ना, वो तब होता है जब दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती, तब हम कॉस और साइन लगाते डायरेक्ट। क्योंकि दोनों डायरेक्शन का सम 90 नहीं है, ज़्यादा है, 120 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें जनरल वो होगा और वो दूसरा जो लॉन्ग फॉर्मूला था वो ही काम करेगा। तो पहले हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बना लें। पैरेललोग्राम जैसे मैंने बनाया तो ये इस तरह से आ गया। तो उससे क्या हुआ, एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये, इसका नाम मैंने A1 डाल दिया, इसका नाम A2। अब कैसे निकालेंगे मैं पहले ही बता चुका हूं। A1 निकालना है तो ये A1 इजिकल टू A साइन और दूसरा वाला एंगल 90 अपॉन नीचे अल्फा प्लस बीटा साइन 90 प्लस 30। साइन 90 1 होता है, ये हो गया साइन 120। साइन 120 की वैल्यू वही है जो साइन 60, क्योंकि साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा एक ही है। तो साइन 120 यानी 180 माइनस 120 कितना हुआ, साइन 60। तो जो साइन 60 की वैल्यू है वही इसकी है, तो कितनी होती है 60 की, √3/2। और √3/2 रखते ही क्या गया 2a/√3। ऐसे ही मैं A2 निकाल रहा हूँ। A2 निकालना है तो ये वाला एंगल आएगा ऊपर, A साइन 30 और नीचे तो वही आना है साइन 90 प्लस 30 यानी साइन 120। साइन 30 की वैल्यू कितनी है A/2 1/2 और साइन 120 की वैल्यू कितनी है √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये A/√3, ये 2a/√3 और ये A/√3। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करें। इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम करें जिससे कि जो रिजोल्यूशन है उसका जो जनरल रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट्स हैं उनका यूज़ हो, वो ज़्यादा यूज़फुल है। पूरी फिजिक्स में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का यूज़ होना है। ये तो बस मैंने जैसे अभी जो क्वेश्चन कराया है, ये तो मैंने एक करा दिया, बस आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, तरस जाओगे इस क्वेश्चन के लिए। पर जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो हमारे लिए यूज़फुल हैं, क्योंकि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, इसलिए हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट करते हैं। कोई पूछे कि ऐसा ही क्यों करें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों करें, कि टू म्यूचुअली डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, इसलिए हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। क्या कोई कहेगा ईस्ट और नॉर्थ हमने परपेंडिकुलर ही क्यों, क्योंकि दोनों डायरेक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं इसलिए। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन। एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन, अब इसमें बता देते हैं एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, उसमें भी इसका बहुत यूज होता है। कैसे यूज होता है देख लीजिए। अगर किसी ने हमसे कहा, क्वेश्चन से ही बताएंगे, बिना क्वेश्चन के कुछ नहीं, ए पार्टिकल travels 50 मीटर ड्यू ईस्ट, देन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, 50 मीटर ड्यू साउथ एंड फाइनली
50√2 मीटर ड्यू साउथ वेस्ट, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट of the particle. Of the particle. सबसे पहला काम क्या करना है, हम अपने डायरेक्शन का वही चार्ट जैसे बनाते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इत्मीनान से देखने की चीज़ें हैं ये, बिल्कुल आराम से मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन को, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये ईस्ट डायरेक्शन है जैसा कि आप जानते हो, ये वेस्ट है, ये ऊपर नॉर्थ है और नीचे ये साउथ है। अब वो क्या कह रहा है कि 50 मीटर इधर अंदाज से हमने दिखा दिया, मान लो 50 मीटर इस तरफ चला है, ठीक है 50 मीटर लिख दिया, 50 मीटर वो इस तरफ चला है साउथ की तरफ, वो भी मैंने बना दिया। और उसके बाद तीसरा चला है साउथ वेस्ट 50√2, साउथ वेस्ट यानी 45 डिग्री के एंगल पर वो इस तरफ चला है 50√2। अब शुरू होता है कि वो ये तो 3 वेक्टर है, 2 होता तो मैं सीधा लगा देता a² + b² + 2ab cos θ सब कर लेता, लेकिन जब 2 से ज़्यादा वेक्टर हुए और मैं चाह रहा हूँ कि मैं रिजोल्यूशन से सॉल्व करूँ, और यही सबसे इजी मेथड, मतलब सबसे सूटेबल होता है 2 से ज़्यादा वेक्टर्स के लिए, तो हम इसी से कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो बेस डायरेक्शंस हैं, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये बेस डायरेक्शंस हैं, इनको टच नहीं करेंगे। इनके अलावा किसी डायरेक्शन में कोई वेक्टर दिख रहा है तो उसके कंपोनेंट करेंगे कौन से, रेक्टेंगुलर, क्योंकि हमें मालूम है डायरेक्शन हमारी कैसी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करेंगे। तो हमें कौन सा वेक्टर दिख रहा है, 50√2 वाला दिख रहा है, जो कि बेस डायरेक्शन से अलग हो गया है। मैंने नहीं किया है, क्वेश्चन में लिखा है 50√2 मीटर ड्यू साउथ वेस्ट। तो पहले मैं इसके कंपोनेंट करूंगा 50√2, चूंकि मुझे मालूम है एंगल 45 डिग्री का है, तो एक कंपोनेंट आएगा 50√2 थीटा के साथ वाला कॉस, और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा 50√2 साइन 45। अब ये वेक्टर्स जो मैंने बनाए इनको दोबारा से, अब इसको हटा दूंगा, इसके कंपोनेंट का मतलब जैसे 100 रुपए कि अगर आपने 100 रुपए किसी को दिए, उसने 2 50-50 के दे दिए या जो भी दिए, तो अब ऐसा थोड़ी 100 भी आपके पास रहेंगे, 50-50 भी रहेंगे, 100 फिर वहाँ से गायब हो जाएंगे, आपको या तो 100 मिलेगा या 50-50 मिलेंगे। तो जैसे ही रिजोल्यूशन हुआ, जैसे ही कंपोनेंट बना, तो ओरिजिनल वेक्टर वहाँ से क्या करना है, हमें हटा देना है, क्योंकि या तो हम वेक्टर रख सकते हैं या उसके कंपोनेंट, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने कंपोनेंट रख लिए, क्योंकि वो मेरी समस्या को, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे थे। तो ये 50 वाला, ये तो पहले से ही इधर था, इसको तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। एक 50 वाला इस तरफ था, उसको भी मैंने कुछ नहीं किया है। और ये दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट 50√2 साइन 45, 50√2 इंटू साइन 45 1/√2, यानी ये 50 रह गया। ऐसे cos 45 भी, ये भी 50 हो गया। 50√2 cos 45 कितना होता है, 1/√2। तो मैंने देखा कि 3 की जगह मेरे 4 वेक्टर हो गए, 2 एक ही डायरेक्शन में आए, 2 अपोजिट वाले एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल, अगर बराबर हुए तो, मतलब सब्ट्रैक्ट होते हैं। 50 - 50 सेम डायरेक्शन वाले ऐड हो जाते हैं, अपोजिट वाले सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 50 - 50 क्या हो गया, 0। लो आंसर आ गया। तो इधर तो कुछ बचा नहीं, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए तो ऐड हो गए, तो यानी फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया साउथ की तरफ 100 मीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 100 मीटर ड्यू साउथ। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं और आते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो रिजोल्यूशन की हेल्प से हमने 2 से ज़्यादा वेक्टर किस तरह से ऐड किए। हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, जिस वेक्टर, एक वेक्टर है, अगर हमसे कोई कह देता है यही
एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं समझने के लिए। वेक्टर ए इज इक्वल टू 10 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, वेक्टर बी इज इक्वल टू 20 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, और वेक्टर सी है 10√2 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट। अगर कोई कहे फाइंड, अगर तीनों को ऐड करवाए तो कितना आंसर आएगा? अगर ये कहता कि एक वेक्टर को मान लो सी वेक्टर को माइनस कर दिया मैंने तो कितना आएगा? 2 अलग अलग क्वेश्चन बन गए। अब मैं थोड़ा सा शीघ्रता से करूंगा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, थोड़ा सा स्पीड मेरी अब ज़्यादा रहेगी करने की। फर्स्ट पार्ट हमने क्या बताया था? पहले तो अपनी बेस डायरेक्शंस। कभी कभार क्या होता है वो डायरेक्शंस नहीं देता, बीच के एंगल देता है, तो हम क्या करें? या फिर वो एक्स वाई एक्सेस करके ही देता है, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग चल रहा है, फिर वाई के अलॉन्ग इतना गया, फिर एक्स एक्सेस से इतने एंगल पर, वाई की तरफ इतने एंगल पर चला गया, तो वो कुछ भी देगा, मतलब डायग्राम एक जैसा ही बनेगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा, बस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की जगह वहाँ एक्स वाई लिखना शुरू कर देंगे। तो 10 किलोमीटर नॉर्थ में चला, मान लो ये सेंटर है, 10 किलोमीटर ये नॉर्थ में चला गया, 10 किलोमीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये वेक्टर ए है हमारा। दूसरा वेक्टर बी है 20 किलोमीटर ड्यू साउथ, चलो ये 20 किलोमीटर हो गया साउथ की तरफ। तीसरा हमारा नॉर्थ ईस्ट में दिखा रहा है 10√2। तो आपको देखना क्या है कि जो बेस डायरेक्शन में पहले से ही हमारी जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन चार्ट लिया है उसी तरफ है, उनको हम टच नहीं करते, लेकिन जो इनके बीच में आ गए उसके कंपोनेंट कर लेते हैं। आपको मालूम 10√2 ये 45 पर है, 10√2 cos 45, cos 45 कितना हो गया? 10√2 इंटू 1/√2, तो ये 10 किलोमीटर आ गया। ऐसे इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, वो भी 10 आएगा क्योंकि sin 45 भी 1/√2 होता है। तो अगर हमें ये ऐड करना है a प्लस बी प्लस सी, तो हमारी ये जो वेक्टर इधर रहेगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो ये वेक्टर क्या करना पड़ता? रिवर्स करना पड़ता, जैसे कि आप जानते हो। तो इसमें तो हमें साफ दिख रहा है, एक 20 हो गया, इधर ये 10 हो गया, इधर 10 और 10 2 हो गए, 10 और 10। तो आपको मालूम है ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, तो ऐड होकर के ये कितने हो गए? 20, और ये 20 माइनस 10 कितना हो गया? 10। तो 20 जो बड़ा है उस तरफ दिखाएंगे, 10 जो बड़ा है उसी तरफ बचेगा, 10 और 20। तो रिजल्टेंट इसका जो आया वो इस तरफ आया। कितना आया आपको मालूम है? आप सीधा सीधा 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर करोगे, 10 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 10 बाहर आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 10√5 आएगा ये। और कोई कहे कि बताना ये एंगल कितना है? 5, तो आप लिख दोगे 10 phi इज इक्वल टू 10/20 1/2, तो phi इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2। phi इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2, ये हो गया। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखा जाएगा? आंसर लिखा जाएगा, आंसर 10√5 किलोमीटर ड्यू, कितना एंगल है? 10 इनवर्स 1/2, किससे है? नॉर्थ से है। किस तरफ है? वेस्ट, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ। आंसर लिखना आना चाहिए, आंसर लिखने में बच्चों को दिक्कत होती है। जिस डायरेक्शन से एंगल लिया गया है, बेस जो है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन पे बन रहा है एंगल? नॉर्थ पे, वो सबसे लास्ट में आएगी। और जिस तरफ है, नॉर्थ से किस तरफ है? वेस्ट की तरफ है, तो वेस्ट उससे पहले, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये बात ध्यान रखनी। अगर मैं यही चीज कहता कि दूसरा पार्ट इसका करता, तो मुझे क्या करना पड़ता? इस -c करता तो मुझे -c वेक्टर इसके अपोजिट होता है, यानी ये दोनों कंपोनेंट जो हमने 10-10 लिए थे इनको रिवर्स कर दें। तो सेकंड पार्ट में मैं क्या करूंगा, वो पहली वाली जो वेक्टर है 10
और 20 वो तो जो कितने रहेंगे, लेकिन ये जो 10 और 10 के इधर कंपोनेंट आए थे इनको रिवर्स कर देंगे। एक 10 का कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा और ये 10 वाला कंपोनेंट, तो a प्लस बी माइनस सी जब करूँगा तो मैं देखूंगा ये 10 और 10 कैंसिल और ये 20 और 10 एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो ये कितना गया 30 किलोमीटर, और डायरेक्शन भी आ गया कौन सा है, वेस्ट, ड्यू वेस्ट। कितना फास्ट आया इससे, 3 वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। रिजोल्यूशन इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस आपको और भी मिलेंगे, मैं भी करवा रहा हूँ। इक्विलिब्रियम वाले केस में भी यही क्वेश्चंस होते हैं। तो इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस, इसमें भी हम यही यूज करते हैं। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लें कि हम जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। जैसे ये क्वेश्चन आपको जनरली मिल जाएगा, बहुत किताबों में मिलेगा। पहले तो हम इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब जान लें। इक्विलिब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस, इक्विलिब्रियम फोर्सेस का मतलब क्या है, 3 अगर फोर्स लग रहे हैं F1, F2 और F3, इक्विलिब्रियम हो गया इनका मतलब नेट जीरो, यानी ये 3 मिलकर के क्या बना रहे हैं, ट्राइंगल। ठीक है, 3 फोर्स मिलकर के ट्राइंगल बना रहे हैं। मैं आगे लॉ ऑफ ट्राइंगल को और थोड़ा सा जनरलाइज करूंगा आगे चल के। अभी तो मैं जो जरूरी चीज़ें उनको सिखा रहा हूँ, एक टर्न पूरा इसी में जाएगा सीखने में। ठीक है, अभी वेक्टर चूंकि काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पता है तो दिक्कत होगी। अब देखो, ये मैंने क्या किया, एक वेट था उसको ऐसे लटका दिया। देखा होगा तुमने, ऐसी चीज़ें लटकी रहती हैं, लोग बनाते रहते हैं तरह तरह की चीज़ें। एक ये सब स्ट्रिंग्स हैं, धागे हैं। ये उसने कह दिया कि साहब ये एंगल मान लो 37 डिग्री का है। अब वो कह रहा है कि ये वेट W है, तो आपको ये बताना है इसमें कितना टेंशन है और इसमें कितना टेंशन है। तो आपको अभी मैंने बताया कि आपके सामने कॉन्सेप्ट क्या है, तीनों फोर्स का सम T1 प्लस T2 प्लस W, 3 वेक्टर हैं, इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब ही है उनका सम 0, चाहे 3 हो चाहे 4, यहाँ 3 का ही कर रहे हैं, 4 का भी हो सकता है, लेकिन 3 से ही शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, 2 में इक्विलिब्रियम वो तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। 2 चीज़ों के मतलब 2 फोर्स लग रहे हैं और नेट जीरो कब होगा, जब दोनों फोर्स इक्वल हो और अपोजिट हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया, इतनी देर से वो कर रहे थे। तो जब इस इक्विलिब्रियम के इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें ज़्यादातर 3 फोर्सेज ही आपको देखने को मिलते हैं। तो जो चीज़ ज़्यादातर मिल रही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप नेचर है, अगर 4 करूँगा थोड़ा सा बड़ा होगा क्वेश्चन, तो इसलिए वो नहीं है। तो वेक्टर फॉर्म में ये तीनों का सम क्या होना चाहिए, 0। यानी अगर मैं T1 को ड्रॉ करूँ और T2 को ड्रॉ करूं, तो करने के जो तरीके हैं इनको मैं वो बता देता हूं। ये मैंने T1 ड्रॉ किया, ये T2 ड्रॉ किया और W ड्रॉ किया। तो W वाला ये जो वेक्टर है बिल्कुल लास्ट में इससे जा करके क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए, तभी इनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। ये वाला एंगल उसने क्या दे दिया, 37। अब ये एंगल क्या है, 90। अब तो कोई भी कर देगा इसको देख करके। एक अगर राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हारे पास पता है और एक साइड पता है, W इज नोन, ये नोन है, वेट नोन है। उसने पूछा क्या, T1 कितना होगा और T2 कितना होगा, तो अब कोई भी बता सकता है भाई। कैसे, W/T1 इज इक्वल टू, चूंकि ये एंगल 90 है तो क्या हो गया, साइन 37, या T1 इज इक्वल टू W/sin 37, यानी 5W/3। ऐसे ही दूसरा W/T2 cos 37, W/T2 इज इक्वल टू cos 37। तो T2 क्या हो गया, W/cos 37। एक मेथड बताया मैंने अभी, तो अभी और मैं बताने जा रहा हूं आपको, 5W/4।
W/T2, सॉरी, ये कॉस की जगह क्या होगा, 10 होगा, 10/37, और 10/37 होगा, 10/37 की वैल्यू होती है 3/4, तो 4W/3 आएगा, 4W/3 आएगा, 10/37 है, काट के लिख देता हूँ W/10/37, और 10/37 3/4 होता है, तो इसको 4/3 लिखेंगे। W/T2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है। अब देखो दूसरा मेथड, अभी रिजोल्यूशन हम कर रहे थे, हम उससे भी कर सकते हैं और इसी में कर सकते हैं, अलग से जाने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे उसी पेपर में ही, अपने पेपर में वो ऐसे करके इन्हीं को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसमें कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं दिया है, पर हम क्या करेंगे, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे। डायरेक्शन सेलेक्ट करते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कम से कम फोर्सेस के हमें कंपोनेंट करने पड़े। कोई बच्चा ये भी कह सकता है मैं ऐसे ले लूं और ऐसे, ले सकते हो, वैलिड है, लेकिन लेंदी हो जाएगा, क्योंकि हमें फिर ज़्यादा फोर्सेस के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कम से कम। तो हमने क्या किया, ये दोनों दिख रहे थे, T2 और W दोनों परपेंडिकुलर थे, तो इसी डायरेक्शन में, इन्हीं दो डायरेक्शन में हमने क्या ले लिया, कंपोनेंट। ये एंगल 37 है, तो T1 का एक कंपोनेंट T1 cos 37 और दूसरा कंपोनेंट T1 sin 37, ये आ जाएगा। तो मेथड नंबर 2 मैं यहाँ अलग से बना देता हूँ, यहाँ T1 और ये था T2 और तीसरा था W, T1 का कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ, तो ये कंपोनेंट आ गया 37, T1 cos 37 और T1 sin 37। अब हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि नेट, दोबारा से देख लीजिए भाई, ये T1, ये वाला डायग्राम T1 और ये T2 था, ये W था। T1 के कंपोनेंट में जो यहाँ किए थे वो मैंने यहाँ दोबारा से दिखा दिए, T1 cos 37, T1 sin 37 और T1। अब जैसा कि आप जानते हैं कि नेट जीरो चाहिए, और जीरो कब होगा, जब कैंसिल आउट हो एक दूसरे को, सबको नलीफाई का, तो अपोजिट वाले सब्ट्रैक्ट होते हैं, यानी T2 इसको जीरो कर देना चाहिए सब्ट्रैक्शन के बाद, और ये इसको जीरो कर देना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, T2 = T1 sin cos 37 और W = T1 cos sin 37। ये इसके बराबर हो जाए तो माइनस करते ही जीरो हो जाएंगे, ये इसके बराबर हो जाए तो माइनस करते ही जीरो हो जाएंगे। इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है, पहले मान लो हमने यही कर लिया, तो W = T1 अपॉन ये sin 37 कितना होता है, 3/5, तो T1 = 5W/3, और दूसरा इसे करेंगे, T1 की वैल्यू तो हमें पता पड़ गई, तो T2 = क्या आ जाएगा, T1 cos 37 कितना होता है, 4/5, T1 कितना है, 5W/3 × 4/5, 4W/3। वही रिजल्ट आगे जो पहले आ चुके हैं, वही सेम रिजल्ट दूसरे मेथड से भी आ जाएंगे। तो आप कोई भी एक मेथड इसमें यूज कर सकते हैं, दो मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये आज हमने जो किया है काम, ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस का है। अब हम चाहें तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और दे देते हैं आपको, जिससे कि आपको और अच्छा लगे, थोड़ा सा गुड फील करा देता हूं मैं तुम्हें। एक और क्वेश्चन जो मैंने देखा, जैसा पूछा गया कि ये रिजिड सपोर्ट से ये वेट कुछ ऐसे करके लटकाया गया है, उसने कहा ये वेट W है, और दूसरी चीज उसने कहा कि ये वाला एंगल मान लो अल्फा है और ये वाला एंगल मान लो बीटा है। तो आप बताइए T1 और T2 कितने होंगे। तो फिर वही बात, हमारे पास फिर दो मेथड है, या तो हम ट्रायंगल रूल से कर लें। ट्रायंगल रूल से कैसे करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, ये T1
ये साहब T2, इधर जो जिस डायरेक्शन में बना लो उसको, हमें तो आइडिया से बनाना है। और ये W, ये एंगल कितना है, ये एंगल अल्फा है, और ये एंगल कितना है, बीटा। तो आपने ये एंगल तो लिया अल्फा, और यहां से ये वाला एंगल लिया बीटा, तो ये एंगल कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा। और ये वाला एंगल कितना हो गया, अगर हम ये दोनों एंगल, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन है ना, तो अगर ये अल्फा है हॉरिजॉन्टल से, तो वर्टिकल से कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। ऐसे ही अगर ये बीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस बीटा। तो एक तरीका तो वही हो गया, ट्राइंगल बन गया ये, मतलब कुल मिला के आपके सामने एक ट्राइंगल है, 3 साइड हैं, ये एंगल 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस बीटा, और ये वाला एंगल अल्फा प्लस बीटा, ये T1, T2 और W। तो एक तरीका तो होगा T1 अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस बीटा इजिकल टू T2 साइन रूल लग गया अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा, और तीसरा W अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन 90 माइनस बीटा क्या